हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी सी ट्रिक्स के इस मेंस बैच में। साथियों, इस बैच का आज हमारा 5वां दिन है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इस बैच में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस में जो ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस में जितने यूनिट्स दी गई हैं, उस यूनिट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से जितने संभावित प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सभी प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। इसी तरह से हम उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसी संदर्भ में आज हमारा 5वां लेक्चर है और हमने इस बैच में उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का जीएस पेपर 2 स्टार्ट किया था। जीएस पेपर 2 में हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी, जिसमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना है। तो इसमें हमने आपको 4 लेक्चर में बुनियादी संरचना, विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान में प्रस्तावना कवर करा दिया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको सुबह ही दे दिए जा चुके थे, जो 2 प्रश्न थे, और जिनकी तैयारी अच्छी है मुझे उम्मीद है उन्होंने लिख लिए होंगे। और मान लीजिए कोई अभी शुरुआत कर रहा है या जिससे आंसर नहीं लिखे जा रहे हैं, तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स और जो हम टाइप करा के नोट्स देते हैं, उसके बाद दोनों को मिलाकर अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो याद आता है लिख दीजिए। ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सब कुछ लिख दिया, 5 नंबर दे रहे हो या 6 नंबर आप दे रहे हैं। तो देखिए, मैं उनसे बताना चाहूँगा, अगर आपके 5 और 6 नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया समझिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज में 10 में से मैक्सिमम आपको, अगर यूपीएससी की बात करें तो 5 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम है। जिसके 5 नंबर आते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उस प्रश्न में कोई गलती नहीं है। और स्टेट पीसीएस में मैक्सिमम 7 या 7.5 नंबर आपको मिलेंगे। तो जो नंबर हम आपको दे रहे हैं वो प्लस आयोग में प्लस माइनस आधा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसलिए आप परेशान मत होइए। मान लीजिए आपके 6 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके फुल मार्क्स आ गए हैं। 6 का मतलब ये है आपके फुल मार्क्स आ गए हैं। आपका उत्तर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें 10 में से 9 नहीं मिले तो ये हाई स्कूल की परीक्षा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी, 65%, 70% स्टेट पीसीएस में, और जबकि यूपीएससी में तो 50% जाती है। तो जो मार्किंग एक्चुअल में होती है वही हम मार्किंग कर रहे हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर आए, 6 नंबर आए, आपका काम क्या है? आपका काम है वीडियो देखिए, वीडियो में जो शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं प्लस टाइपिंग वाले जो नोट्स हैं, उन दोनों को मिला के अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो भी याद आता है वो लिख दीजिए। अभी आपको मार्क्स तो देखना ही नहीं है, ये नहीं देखना है अच्छे हैं बुरे हैं, बस जितने भी आपके मार्क्स आते हैं बस आप एक नज़र बनाकर रखिए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इतना देखिए बस। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने जीएस पेपर 2 स्टार्ट किया था। जीएस पेपर 2 में ऐतिहासिक आधार, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। अभी तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। जैसे डे 1 में हमने विशेषता, संविधान की विशेषता, संशोधन, बुनियादी संरचना पे 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। इसके अलावा डे 2 में ये संशोधन था। फिर डे 3 में प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन थे और डे 4 में संविधानवाद से संबंधित क्वेश्चन थे। इसके अलावा देखिए अभी 4 लेक्चर हो गए हैं। अभी हमारी दिशा सही है या गलत है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करेगा, ये आपको बताएगा बैक ईयर क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर मैंने ये पेपर लगाए हुए हैं। अभी तक के लेक्चर में जो भी प्रश्न आए हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये उत्तराखंड अपर पीसीएस 2016 का पेपर है और इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसको हमने ऊपर अच्छे से कवर किया है। इसका मॉडल आंसर भी आपको दिया था और इसके शॉर्ट नोट्स भी आपने बना लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? हालांकि हमने तो आलोचना भी कवर की है, लेकिन इसमें खाली प्रक्रिया पूछा है, तो ये सवाल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल 2023 में अपर पीसीएस में ही पूछा गया कि भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका क्या मतलब है? तो जब हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था दर्शन का, तो दर्शन में एक टर्म आया था गणतंत्र, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा 2024 में जो भी फरवरी में परीक्षा हुई, इसमें सवाल पूछा गया, भारत का संविधानवाद को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए।
तो ये सवाल हमने शायद चौथे लेक्चर में ही कराया था, ये देख सकते हैं हम। हाँ, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विशेष उपबंध पर प्रकाश डालिए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा लोअर पीसीएस में भी देखिए एक सवाल पूछा गया था, भारत के संविधान में प्रस्तावना में निहित आदर्श। तो आदर्श देखिए, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया था, जब हमसे सवाल पूछा गया था कि संशोधन कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके ऊपर वाला जो सवाल था, तो उसके इंट्रोडक्शन में इसके राज्य की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में बताया गया था। तो ये सवाल वहाँ से हल हो जाएगा। केवल 20 ही शब्द का है, 25 शब्द का है, तो आराम से आपको कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। तो अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं, उस लेक्चर से जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी हमने अपने लेक्चर में कवर किए हैं, अच्छे से कवर किए हैं। अब आपको करना क्या है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और आंसर लिखते रहिए। और आंसर जो चेक हो रहे हैं आपके, जो आयोग में जैसे कॉपी चेक होती है, तो उसी की तरह आपके आंसर चेक हो रहे हैं। लगभग कोशिश की जा रही है, आपकी सारी लाइंस को पढ़ा जा रहा है। अगर जो बच्चे आंसर भेज रहे हैं और उनकी कॉपी आ रही है, तो आप देखें लाइन बाय लाइन सब पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, आज का जो सवाल था वो था, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक व विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है, विश्लेषण कीजिए। तो आज हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया है। तो अब देखिए, मूल अधिकार से हम लगभग 8 से 10 प्रश्न करेंगे। तो आज हमारे 2 प्रश्न हैं, एक 50 शब्द का भी है, तो लगभग 8 से 10 प्रश्न जब हम कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो वाक्य है उसमें कितने प्रश्न हमारे कंटेंट से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर देखिए सभी प्रश्न हो रहे हैं तो फिर आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसी कंटेंट से लगभग सभी कुछ आने वाला है। तो आपको क्या करना है, बस शॉर्ट नोट्स बनाइए और आंसर लिखते रहिए। तो ये देखिए, अभी हमारा पहला सवाल है इसमें आज का, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसको अंडरलाइन करना है। हमसे पूछा क्या गया है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को, तो एक तो हमसे क्या मौलिक अधिकार से पूछा गया, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक, यानी कि व्यापक इस पर कर लीजिए, और एक विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है, विश्लेषण करना है। तो ये प्रश्न में हमने अंडरलाइन कर लिया, जो की टर्म है इन्हीं शब्दों को हमें विस्तार करना होगा। दाएं बाएं जाएंगे 1 नंबर माइनस। तो जो कुछ लोग सोच रहे हैं हमने सब कुछ लिख दिया, नंबर मिले 5 या 4, तो रीज़न ये है, जो डिमांड है वो आप नहीं लिख रहे हैं। हालांकि हम नीचे लिख रहे हैं कि भाई ये डिमांड है, इसको पूरा कीजिए, तो धीरे धीरे आएगा। अभी तो जितने भी बच्चे आंसर लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो अभी तो आपको मार्क्स देखना नहीं है, अभी तो आपको बस लिखना है ना। आपको ये देखना है अच्छा लिखा जा रहा है, बुरा लिखा जा रहा है, मार्क्स कितने हैं, अभी तो बस लिखते चलिए, ठीक। इसके बाद देखिए, हमें मूल अधिकार पर हमने अंडरलाइन कर लिया, एक व्यापक और विस्तृत आलोचना पर हमने अंडरलाइन कर लिया, ये हमसे पूछा गया है। तो सवाल को लिखते हुए मैंने आपको पहले ही बताया है, 3 भाग होते हैं, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। परिचय 2 से 3 या 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, निष्कर्ष भी 2 से 3 या 3-4 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। और बाकी हमारा लगभग 80% हमारा मुख्य भाग, परिचय लगभग 10% और निष्कर्ष हमारा 10%। इससे ज़्यादा कम होगा तो इस पर मैं नंबर काट रहा हूँ, आधा नंबर। और हम साइड में लिख भी दे रहे हैं कि भाई देखिए, परिचय जो है आपका कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहला सवाल ये है, मूल अधिकार है क्या। जो मूल अधिकार है, पहले हम मूल अधिकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, इन्हें मौलिक अधिकार क्यों बोला जाता है, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, भारत के जो संविधान में है, भाग 3 में, भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो अधिकार क्या है, अधिकार क्या होते हैं, और इसमें मौलिक क्यों जोड़ा गया है या मूल क्यों जोड़ा गया है, वो हम इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अधिकार के बिना, जो अधिकार क्या होते हैं, अधिकार के बिना आप ये मानकर चलिए, जैसे एक नॉर्थ कोरिया स्टेट है, या फिर रूस की बात करें हम, या चाइना की बात करें, यहाँ पर अधिकार नहीं है। रूस में या चाइना में यहाँ व्यक्ति खुलकर नहीं बोल सकता है, और या नॉर्थ कोरिया में, तो आप देखिए उसका जीवन कितनी बंदिशों में रहता है कि नहीं।
तो जो बोल नहीं सकता है भाई, मेन क्या है, बोलने की तो आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई घुट घुट के जी रहा है तो वो तो जेल है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ रही, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ रही। तो इसलिए जो अधिकार होते हैं ये जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं। अधिकार जो होते हैं जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं। अधिकार आप देखिए, रूस में, चाइना में कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है। और अमेरिका जैसे स्टेट में जो लोकतांत्रिक स्टेट है, या भारत में आप देखिए यहाँ पे कितने अधिकार दिए गए हैं, ठीक। तो अधिकार क्या है, जो नागरिकों को बुनियादी रूप से मिलते हैं, ठीक है, और ये जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। अधिकार किन्हें कहते हैं, जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक, जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छा मूल क्यों जोड़ा है, तो मूल इसलिए या मौलिक इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इनका जो वर्णन है अगर संविधान में हो जाता है तो इन्हें मौलिक कह देते हैं। तो फिर क्या डेफिनेशन होगी इनकी, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं वे अधिकार हैं जो नागरिकों को बुनियादी रूप से मिलते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में जगह पाए गए हैं। तो आप समझ रहे होंगे अधिकार किसे कहते हैं और मौलिक ये शब्द क्यों आया है, ठीक है। तो देखिए इसमें परिचय में हम क्या लिखेंगे, तो परिचय में हम सीधे लिखेंगे भारत के, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो भारत के संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बस इतना सही हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इतना बहुत है। देखिए भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। फुल स्टॉप, एक आध लाइन और लिखनी है तो लिख लिए, मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार नागरिकों को बुनियादी रूप से मिलते हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। बस इतना लिखना है, 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आप देखिए जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये सभी व्यक्तियों को, जो फंडामेंटल राइट है, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, सभी व्यक्तियों को योगदान देते हैं किस में, समानता प्रदान करने में। अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में 14 से 18 तक आर्टिकल में, ठीक है। ये व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, व्यापक जनहित में योगदान देते हैं, और साथ ही साथ में राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में भी ये योगदान देते हैं। अभी जब आगे के हमारे टॉपिक्स आएंगे उसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखना है, इनका महत्व यहीं पर इनका महत्व हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का क्या महत्व है। तो समानता प्रदान करने में, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में, व्यापक जनहित में और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में इनका महत्व है। क्योंकि 50 शब्दों का एक क्वेश्चन हमने यही लिखा है, तो आपको यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये कौन से अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार, भारत के संविधान में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए डीपीएसपी अलग से दिया गया है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो मौलिक अधिकार में इसमें परिचय आप क्या लिखेंगे, भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को समानता प्रदान करने, व्यक्ति की गरिमा बनाने तथा राष्ट्र की एकता बनाने में योगदान देते हैं। बस इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी रहेगा, 2 से 3 लाइनें आपकी पर्याप्त है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का हो गया। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या पूछा गया है, मौलिक अधिकार व्यापक और विस्तृत आलोचना, ये हमने अंडरलाइन कर लिया। अब ये मुख्य भाग रहेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने आलोचना लिखा है, आपको ऐसा नहीं लिखना, नहीं तो मैं आधा नंबर काटूंगा, ठीक है। आपको पूरा एक डिब्बा बनाना है, डिब्बे में लिखना है आपको कि मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक व विस्तृत आलोचना से 2-4 होना पड़ता है, जिसके कारण निम्नलिखित है। पूरा वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है जो पूछा गया है, ठीक। अब देखिए नंबर 1, ये तो शॉर्ट नोट्स है, इसलिए हम शॉर्ट नोट्स है ना, तो इसलिए इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी आलोचना क्या है, नंबर 1, अत्यधिक सीमाओं से ग्रस्त हैं। साथियों इसमें आप देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि साहब सार्वजनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हमें अधिकार तो दे दिए हैं,
संविधान ने, लेकिन उन पे अत्यधिक सीमाएं हैं, तो अधिकार का फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो ना ही देते तो अच्छा होता। भाई आपने अधिकार दिए हैं तो वो ठीक है, लेकिन उस पर इतनी सीमाएं क्यों लगा दी हैं, ये इसकी आलोचना की जाती है। जैसे मान लीजिए हम एक रैली निकालने जा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन आकर हमसे कहेगा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, आप नहीं लगा निकाल सकते। तो भाई आपने अधिकार हमें संविधान में क्यों दिए? ठीक है, आप कह सकते हैं जनहित, आप क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी हम बात बोलते हैं तो हम पर केस हो जाता है कि ये राष्ट्र के विरुद्ध है, तो फिर आपने हमें अधिकार ही क्यों दिए? तो अधिकार दिए हैं तो उसमें आपने काफ़ी सारी सीमाएं लगा दी, तो ये पहली इसकी आलोचना की जाती है। तो इसे मान लीजिए आपको एक लाइन में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? अब ये डायरेक्ट ये थोड़ा लिखेंगे आंसर में। आंसर में क्या लिखेंगे? इसकी आलोचना पहले तो डिब्बा बनाएंगे, इसकी फिर आलोचना निम्न इस प्रकार से की जाती है वो आप लिखेंगे, और फिर नंबर एक में आप लिखेंगे कि मौलिक अधिकार अत्यधिक सीमाओं से ग्रस्त हैं। मौलिक अधिकार अत्यधिक सीमाओं से ग्रस्त होने के कारण इनकी आलोचना की जाती है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी दूसरी आलोचना क्यों की जाती है। ये केवल राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार मतलब बोलने की आज़ादी है। इस टाइप से आपको राजनीतिक अधिकार आपको दिए गए हैं, और ये काफ़ी सारे अधिकार, हम लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इसके करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये केवल राजनीतिक अधिकार है। अच्छा, रोजगार देने का अधिकार ऐसा नहीं दिया गया है कहीं भी ना सामाजिक अधिकार की बात की गई है, ये तो डीपीएसपी में बात की गई है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो मेन तो हमारा ये था। अच्छा, बोल लेंगे तो क्या रोटी मिल जाएगी? नहीं। तो भाई आपको तो ऐसा देना चाहिए था कि सबको आर्टिकल 21 सबको रोजगार का अधिकार, आपने दिया ही नहीं। तो आपने तो केवल राजनीतिक अधिकार दिए हैं, तो इसलिए इसकी एक आलोचना की जाती है। तो केवल राजनीतिक अधिकार है, तो आप लिख सकते हैं मौलिक अधिकार केवल राजनीतिक अधिकार है तथा सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा अस्पष्टता है। अब जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, इसमें जो सीमाएं हैं, जैसा आर्टिकल 19 है, तो 19 में आप देखेंगे, अभी हम अगला क्वेश्चन वही है, कल का जो क्वेश्चन रहेगा वो वही रहेगा। तो आर्टिकल 19 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जनहित, राष्ट्र की एकता, अखंडता के नाम पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके मूल अधिकार पर। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यवस्था, उसे एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। मान लीजिए मैंने रैली निकाली, पुलिस प्रशासन आके कहा नहीं, सार्वजनिक व्यवस्था को दिक्कत हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप रैली नहीं निकाल सकते। भाई ये क्या बात हुई? या तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था या जनहित, ये या जो सार्वजनिक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरा एक्सप्लेन आपने किया नहीं, तो ये अस्पष्टता है, मतलब पूरा आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, और यहाँ पर लिखा है युक्त प्रतिबंध लिखे गए हैं आर्टिकल 19 में, तो भाई इसे तो आपने एक्सप्लेन करा ही नहीं है। आदि शब्दों को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। तो आप इसमें पॉइंट नंबर 3 में आप लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में विभिन्न शब्द जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, जनहित, अल्पसंख्यक एवं युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध आदि शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। कहना क्या चाहते हैं? ठीक, इसके बाद देखिए नंबर 4, स्थायित्व का न होना। संसद द्वारा कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं। तो भाई आपने अधिकार ही क्यों दिया हमें? जब आपने अधिकार हमने 12 से 35 तक दिए, तो संसद तो इसे कभी भी समाप्त कर सकती है। हालांकि उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं बदल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये तो कभी भी इसको बदलाव किया जा सकता है। तो ये हमारे अधिकार किस काम के? या इससे अच्छा तो ना ही देते तो अच्छा था। ठीक, जैसे संसद ने कर भी दिया है, हमारा संपत्ति का राइट था 1978 में, उसको समाप्त कर दिया। तो आप ये पूरी लाइन क्या लिखेंगे? मौलिक अधिकार संसद के द्वारा कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं। हालांकि मूल संरचना को समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे संसद ने 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया। बस ये लाइन लिखनी है आपको। वीडियो बैक करके आप उसको लिखते रहें जिन्हें दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में तो इतना ही लिखा जाएगा, इसके लिए तो हमने आपको टाइप करा के नोट्स दिए ही हैं। नेक्स्ट देखिए, लीजिए, रई सही कसर आपातकाल ने ख़त्म कर दी।
जब आपातकाल लगेगा तो सारे ही फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, बस 20 और 21 को छोड़कर। तो भाई फंडामेंटल राइट देने का फ़ायदा ही क्या था। ठीक, तो अब देखिए, तो इसको पूरी लाइन में हम कैसे लिखेंगे? आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को, आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, जबकि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ऐसे आप लिख सकते हैं इसकी पूरी लाइन। ठीक है, इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद आर्टिकल 22, ये हम डिटेल में एक क्वेश्चन इसका करेंगे, तो अभी इसको खाली आप ऐसा समझ लीजिए, ये निवारक निरोध से संबंधित एक कानून है, वो सॉरी आपको आर्टिकल 22 में देखने को मिलेगा। तो इसको अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके लिए एक अलग विस्तृत एक सवाल हम बनाएंगे। ठीक है, पता चला सारा टाइम इसमें चला गया। तो बस खाली आप ये देखना कि जो आर्टिकल 22 है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। ठीक है ना, और मनमानी शक्ति का प्रयोग बढ़ता है। ऊपर का चिन्ह होता है बढ़ने का और नीचे का कम का। ठीक, तो ये होता है। बस आप इसको अभी ऐसे देख लीजिए, इसको एक डिटेल में एक क्वेश्चन आएगा तो उसको वहाँ देख लेंगे। ठीक है, बेकार में समझ आएगा। तो इस तरह से जो मूल अधिकार है हमारी आलोचना की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे अच्छा मूल अधिकार ना ही देते तो अच्छा था, है ना। तो देखिए, ऐसा भावनाओं में नहीं बहना है। तो अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आर्थिक अधिकार क्यों नहीं दिए, पैसा नहीं है भारत के पास इतना। ठीक, इसके अलावा ये देखिए, आपातकाल के दौरान भाई बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे देश में कैसे लोग हैं, कुछ कुछ मान लीजिए, और ये जो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाते हैं, बोलने की आज़ादी एक सीमा तक है। तो आप देख सकते हैं, अभी एक इससे करंट से लिंक कर सकते हैं, रणवीर इलाहाबादिया करके जो यूट्यूबर है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये भारत जैसे देश में युक्त प्रतिबंध लगने जरूरी है। ठीक, तो इसलिए कभी आप भावनाओं में बह जा रहे यार ये तो बेकारी फंडामेंटल राइट दे दिया, इससे अच्छा तो ना ही देते तो अच्छा होता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष देखिए मैंने पूरी लाइन में लिख दिया है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको हम कैसे लिखें समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए निष्कर्ष में मैंने लिख दिया है, यद्यपि मौलिक अधिकारों की उपरोक्त आधार पर आलोचना की जाती है, तथापि यह अपनी प्रकृति में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश के लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार को, स्तंभ को मजबूत करते हैं। बस इतना आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार। अब देखिए क्या था, भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक और विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण कीजिए। तो ये सवाल आपका कवर हो गया। इसी कंटेंट से आप देखिए मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए। तो महत्व देखिए, ये यहाँ से कंटेंट आएगा। ये देखिए महत्व क्या है, समानता प्रदान करता है, व्यक्ति गरिमा बनाए रखता है, ठीक है, और जीवन जीने के लिए आवश्यक है, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में योगदान देता है। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद मौलिक अधिकार क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इनकी आलोचना में योगदान लिखे। तो ये तीनों सवाल इससे हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इसी को टाइप करा के यहाँ पे दिया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है। संविधान द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो किसी भी देश के भेदभाव से रहित हो, किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित हो। वस्तुतः मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति को समानता प्रदान करने, व्यक्ति गरिमा, व्यापक जनहित, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में योगदान देता है। ये राजनीतिक लोकतंत्र है ना, आर्थिक सामाजिक नहीं को आदर्श को बढ़ावा देते हैं। साथ ही यह देश के शासन में सत्तावादी और निरंकुश होने से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि मौजूद का एग्जाम्पल, निरंकुश शासन है तो वहाँ अधिकार नहीं होंगे। ठीक है, राज्य की आक्रामकता के खिलाफ लोगों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं, ये आपको बता दिया। ठीक, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में, भाई यही चीज़ तो हमने ऊपर लिख दी, यही शॉर्ट नोट्स में आ गई, आपका तो और काम आसान कर दिया। भाई यही तो सब लिखा हुआ है। देखो, परिचय भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार समानता प्रदान करते हैं, व्यक्ति गरिमा बनाते हैं, व्यापक जनहित के लिए योगदान देते हैं, राष्ट्र की एकता के लिए योगदान देते हैं, राजनीतिक अधिकार है। तो यही तो हमने लिख दिया शॉर्ट नोट्स में, आपका तो और काम आसान कर दिया। और याद रखना, जो आंसर होते हैं वो कीवर्ड्स से ही आंसर लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं आपके, यही आपको बार बार याद करने हैं और इसे एक लाइन में लिख देना है। ठीक, आगे चलिए। तो देखिए आगे ये लिखा है कि
व्यापक और विस्तृत आलोचना करना पड़ता है। अत्यधिक, पहला हमने पॉइंट बताया था, अत्यधिक सीमाओं से ग्रस्त है, तो ये बता दिया। प्रतिबंध है, अपवाद है, असंख्यक है, ये खत। इसके बाद सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति है, ये आपको डिटेल में मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया था ना, काम करने का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार में शामिल। इसके अलावा स्पष्टता का अभाव है, तो आप देख सकते हैं कुछ बिंदु जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, जनहित, अल्पसंख्यक, इनको परिभाषित ही नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से। स्थायित्व का न होना, संसद द्वारा कभी भी उड़ाए जा सकते हैं, हाँ मतलब समाप्त किए जा सकते हैं। 1978 में संपत्ति को जैसे हटा दिया गया। ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबन किया जा सकता है, 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो। ठीक। निवारक निरोध, ये मैंने बता दिया कि अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी आपको बस खाली याद रखना है। अनुच्छेद 22 में है, ये मूल अधिकारों की ये आत्मा ही खत्म कर देता है, ये मनमानी शक्ति के प्रयोग को बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता को नकारता है। इसके अलावा ये देखिए निष्कर्ष आ गया। ठीक, तो यही सेम मैंने शॉर्ट नोट्स में दे दिया, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। ठीक, ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। तो एक भी सवाल, मुझे तो नहीं लगता एक भी सवाल इस कंटेंट से बचेगा, अगर आप ठीक से क्वेश्चन लिखते हैं और अच्छे से इस कंटेंट के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हम तो टॉपिक के हिसाब से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं सब हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल था हमारा मौलिक अधिकार से ही, आर्टिकल 14 से। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, वाक्यांश एक समान प्रतीत हो सकते हैं किंतु वास्तव में इनके अर्थ अलग हैं, सविस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब हमें कुल मिला के ये बताना है कि विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 में जो लिखा है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का समान संरक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हमें बताना है। तो इसको आइए हम डिटेल में देखते हैं। और मौलिक अधिकार से देखिए सभी प्रश्न हम करेंगे। जैसे अभी तो हमने देख लिया इसकी आलोचना, मौलिक अधिकार क्या है, इनकी आलोचना क्यों की जाती है। दूसरा आर्टिकल 14 से देखिए प्रश्न आ गया। एक हम आरक्षण से प्रश्न करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न हम आर्टिकल 17 से करेंगे, अस्पृश्यता से। एक आर्टिकल 19 से करेंगे, ठीक। एक आर्टिकल 22 से करेंगे। एक हम लाएंगे धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में, और साथ ही साथ में एक आर्टिकल 32 से हम सवाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल करेंगे। अब मुझे बताओ इस सवाल क्या जाएगा। इसी तरह से आपका कोर्स डिजाइन किया गया है कि सारे प्रश्न को हमें हल करना है, और फिर आप बैकेट देख लेना, तो बैकेट सवाल में एक भी सवाल आपका नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इस कोर्स के अलावा आपको मुझे नहीं लगता कुछ करने की आवश्यकता है। बस 2 घंटे आप इसके लिए निकालिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स और जो टाइपिंग वाले नोट्स हैं उनको मिला करके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप आंसर लिख दीजिए। इतना काम कीजिए, ठीक है। अब ये सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था परिचय, तो पहले इसमें हाँ क्वेश्चन में अंडरलाइन कीजिए जो हमसे पूछा गया है, ये आदत डालिए। मैं कॉपी चेक करते हुए ये भी देखता हूँ, जब वो आप प्रश्न लिखते हैं ना, तो आप में प्रश्न में से जो एक भी बच्चे ने अंडरलाइन नहीं किया है अभी तक, इसका मतलब उसने रटा और चिपका दिया। भाई कम से कम आप अंडरलाइन कीजिए जो पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, विधि के समक्ष समता, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ये पूछा गया है। इसके अलावा विधियों का समान संरक्षण, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। और ये पूछ क्या रहे हैं, ये भिन्न भिन्न है, इसको देखिए और वर्णन कीजिए, ठीक। इसका मतलब क्या है, सवाल समझ गए। सवाल का मतलब है इन दोनों में अंतर बताना है। तो परिचय में हम सीधे आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है वो हम लिख देंगे। देखिए आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में लिखा गया है, भारत का संविधान अनुच्छेद 14 राज्य को यह अधिदेशित करता है कि वह भारतीय क्षेत्र के भीतर चाहे वह विदेशी हो या नागरिक हो, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी ये जो अधिकार है दोनों नागरिकों को दिया गया है। तो सीधा से जो हमसे प्रश्न पूछा है, परिचय आप सीधा लिख देंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 भारत का संविधान अनुच्छेद 14। हाँ याद रखना, आर्टिकल मत लिख देना, नहीं तो आधा नंबर खत्म। अनुच्छेद लिखना है, ये तो शॉर्ट नोट्स है ना आपके, ये तो आपके शॉर्ट नोट्स हैं,
इसमें तो जितना हम छोटा कर सकते हैं उतना ठीक है। तो परिचय में आप क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 14 राज्य को यह अधिदेशित करता है कि भारत के भीतर, भारतीय क्षेत्र के भीतर, चाहे वो नागरिक भारत का हो या विदेशी हो, कोई भी हो, विधि के समक्षमता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 बात हमने डायरेक्ट आर्टिकल 14 लिख दिया। अब हम देखेंगे जो मेन बॉडी है, तो मेन बॉडी इसमें आपको डिब्बे में बंद करना है। ये यहाँ पर एक आप बनाएंगे, विधि के समक्षमता और विधि के समान संरक्षण में अंतर। तो कुछ बच्चे इसे टेबल से भी कर सकते हैं, वो हम बताएंगे कैसे, लेकिन चूँकि शॉर्ट नोट्स हैं तो उसको हमने अलग अलग करके अभी हम करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे विधि के समक्षमता, तो विधि के समक्षमता देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, विधि का समान संरक्षण, और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो वो आपके ऊपर अगर इसकी टेबल भी बनाई जा सकती है। तो इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया होगा। विधि के समक्षमता, तो देखिए विधि के समक्षमता ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2-3 मैं एग्जाम्पल लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। विधि के समक्षमता का मतलब ये होता है कि सभी लोग विधि के सामने समान हैं, यानी विधि सर्वोच्च है। जो विधि है वो सर्वोच्च है, सभी विधि से ऊपर कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको एक 15 साल के बच्चे ने मार दिया, ठीक है, एक 35 साल के बच्चे ने मार दिया। तो वो चाहे 15 साल का हो या 35 साल का हो, उससे हमें मतलब नहीं है। ये विधि सबके लिए बराबर है, ठीक है। जो लॉ बना हुआ है, मान लीजिए उम्र कैद होती है, तो इसे भी होगी और इसे भी होगी, यानी विधि के समक्ष सब समान है, यहाँ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात, एक एग्जाम्पल और समझिए, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति 5,000 करोड़ की कंपनी है जो कमाता है, और एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाता है या 10 लाख रुपए, ठीक है। और ये जो दोनों टैक्स देंगे वो सेम देंगे, यानी कि विधि के समक्ष, विधि के जो समक्ष है वो समानता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो हाँ, तो इसमें हम देख रहे थे कि दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए किसी की आय 5 करोड़ है और किसी की आय 10 लाख है, तो दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोनों जो विधि है वो समान है सभी के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश कॉमन लॉ द्वारा ये अपनाया गया है, भारत ने इसमें अपनाया है, ठीक है। राज्य का इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से को ये कॉन्सेप्ट कहता है राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का जो है वो कर्तव्य होगा कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जाए, कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, कोई विशेषाधिकार यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब देखिए सभी के साथ, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। राज्य यह सुनिश्चित करे कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है। और यहाँ कौन सर्वोच्च होगा, विधि सर्वोच्च होगी, कानून सर्वोच्च होगा। ये नकारात्मक संकल्पना है, नेगेटिव। तो आप तो सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए ये ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि कोई एक 15 साल का बच्चा अगर गलती कर देता है, कोई एक बच्चा गलती करता है, और कोई जो सोच समझने की क्षमता रखता है, जैसे 30-35 साल का व्यक्ति, दोनों सेम अपराध करते हैं, तो एक सी सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप सोचिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये क्या है, ये नकारात्मक संकल्पना है, यानी कि ये नकारात्मक कंसेप्ट है, नेगेटिव कंसेप्ट है। क्योंकि इसमें एक दूसरा ये रीज़न है, अब इसमें आप किसी को आरक्षण भी नहीं दे सकते भाई, इसमें तो इस कंसेप्ट से तो आप ना किसी को आरक्षण दे सकते, ना किसी को विशेष अधिकार दे सकते,
ठीक, जैसे एक एग्जांपल और है, मान लीजिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और या जो पहाड़ी स्टेट हैं लगभग 11 हैं, तो सामान्यतः इन बच्चों जो यहाँ पर मूल निवासी रहते हैं उनकी हाइट कम रहती है। तो आप देखते होंगे कि इन्हें हाइट में विभिन्न परीक्षाओं में जो हाइट होती है उसमें छूट दी जाती है, लेकिन इस कंसेप्ट से यहाँ पर ये ऐसी छूट नहीं दी जाएगी, तो ये ठीक नहीं है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें इसे नकारात्मक संकल्पना भी इसे बोलते हैं। नकारात्मक संकल्पना इसलिए बोलते हैं ये किसी को विशेषाधिकार नहीं दे रहा है, यानी कि जैसे रिजर्वेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई अगर पहाड़ी बच्चा है तो उसकी हाइट में कमी कर दो, ऐसा ये कंसेप्ट नहीं कहता है। ये कहता है नहीं, सब समान है। तो इसलिए जब कुछ विशेष अधिकार ना दे जन्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, पसंद के आधार पर, तो उसे हम कहेंगे कि ये नकारात्मक संकल्पना है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार और हम जल्दी से इसे देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया है। इसे पूरी लाइन के लिखेंगे, यह संकल्पना ब्रिटिश कॉमन लॉ के द्वारा अपनाई गई है। खत्म। पॉइंट नंबर 2, इस संकल्पना के अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट, सभी के साथ समान व्यवहार, राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। अगला पॉइंट, इस संकल्पना के अनुसार विधि को सर्वोच्च माना जाता है। बस यह संकल्पना नकारात्मक है क्योंकि किसी को भी ये विशेष अधिकार नहीं देता। ये हो गया हमारा विधि की समक्ष समता। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा विधि का समान संरक्षण, जो कि आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पहला हमने कवर कर लिया, दूसरा है विधि के समान संरक्षण। अब देखिए, समानों के मध्य समान विधि। अब इसमें क्या है, मान लीजिए इस कंसेप्ट के अनुसार एक व्यक्ति जो 5,000 करोड़ की कंपनी लगाता है और दूसरा व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। ठीक है, तो इनमें दोनों में धरती आसमान का अंतर है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि इनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, यानी इनके जो समान है। अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है जो 5,000 करोड़ की उसकी कंपनी है और एक व्यक्ति और है जो 10 लाख रुपए की उसकी कंपनी है, मतलब उसकी आय है, सॉरी, तो इन दोनों के, ये दोनों समान हो गए, इनके लिए विधि एक हो। समानों के मध्य समान विधि, ध्यान से समझना, समानों के मध्य समान विधि, तो इन दोनों के लिए जो विधि होगी वो एक हो और इन दोनों के लिए विधि एक हो। ये इस चीज की बात करता है। अरे बात समझ में नहीं, समानों के साथ समान विधि। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सामाजिक रूप से अच्छा है, उसे पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी हुई है। ठीक है, और एक बनों में रहता है। ठीक, एक बनों में रहता है और या जंगलों में रहता है। हमारा आदिवासी भाई है, मान लीजिए कोई आदिवासी भाई कोई बनों में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक जिसे शिक्षा मिली है, शहर की हवा खाई है उसने और शिक्षा उसे मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है, तो ये एक से तो नहीं हो सकते, तो इनमें भेदभाव करना जरूरी है। इस बच्चे को हमें कुछ शिक्षा में और नौकरी में प्राथमिकता देनी चाहिए, और यहीं से ही आरक्षण का कंसेप्ट आया है। जो आरक्षण है, पहला वाला जो कंसेप्ट था वो आरक्षण को मना करता था, यहीं से आरक्षण का कंसेप्ट हमारा आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया समानों के मध्य समान विधि किस कंसेप्ट के तहत आती है? विधि का समान संरक्षण। तो पहला हमारा यही हो गया। विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या है? इस संकल्पना के अनुसार समानों के साथ समान विधि की बात की जाती है। दूसरा क्या है? ये सकारात्मक संकल्पना है, क्योंकि मैंने आपको बताया नेगेटिव कौन सी होगी और पॉजिटिव कौन सी होगी। नेगेटिव वो होगी जिसमें किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा किसी को भी। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। और पॉजिटिव क्या है? यहाँ पर हम विशेष अधिकार दे सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव संकल्पना, यानी कि सकारात्मक संकल्पना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम भेदभाव कर सकते हैं। भेदभाव किस में कर सकते हैं? जो 5,000 करोड़ की कंपनी वाले थे 2 लोग, जो 10 लाख वाले थे, तो इन
दोनों और इन दोनों के लिए तो समान के लिए तो मध्य समान कानून। और भेदभाव हम किसके लिए कर सकते हैं? इन दोनों का इन दोनों से हम भेदभाव कर सकते हैं कि भाई तुम टैक्स कम पे करो, जैसे तुम टैक्स जो है 4% कर दो, ठीक है, और तुम टैक्स करो 30%। तो हम यहाँ भेदभाव कर सकते हैं इनका। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। समान के मध्य समान विधि, ये समान है दोनों, इनके लिए एक विधि समान होगी। और दोनों के लिए जो अंतर आ गया है, इन दोनों के बीच में जो भेदभाव हम करेंगे कि इसके लिए 4% का, इसके 30% का, तो हम इनके लिए भेदभाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये कंसेप्ट आया है अमेरिकी संविधान से, हमारा ये कंसेप्ट लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, राज्य समान परिस्थिति में समान विधि बनाएगा, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या मतलब है इसका, ठीक है। और समान परिस्थिति में लोगों के साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जा सकता है। यानी कि 5,000 करोड़ का ये मालिक है और दूसरा भी 5,000 करोड़ का है। ये परिस्थिति कैसी हो गई? ये हमारी परिस्थिति समान है, तो इनके साथ जो है व्यवहार, इनके साथ जो व्यवहार होगा वो समान होगा, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा, मान लीजिए जो दूसरा है ये 10-10 लाख वाले हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो होगा, दोनों के साथ, क्योंकि ये समान परिस्थिति में है तो इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। और इन दोनों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आय कम है तो इनसे कहेंगे कि भाई तुम 4% टैक्स दो, और इनकी आय ज़्यादा है तो तुम कहोगे 30% टैक्स दो। तो इन दोनों के साथ हम भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करता है युक्त आधारों पर, जैसे सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकरण करता है। तो ये हो गया हमारा विधि के समान संरक्षण। अब देखिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने की इसे कोशिश की है एग्जाम्पल के माध्यम से, थोड़ा सा ये कंसेप्ट था। अब जैसे देख सकते हैं, ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप देखिए, जैसे एक टेबल बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए विधि के समक्ष समता, और यहाँ लिख दीजिए विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ क्या है? विधि सर्वोच्च है, ठीक। विधि तो, और यहाँ क्या है? समान के साथ समान व्यवहार, ठीक। ये नकारात्मक कंसेप्ट है, ये सकारात्मक कंसेप्ट है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। यहाँ विशेषाधिकार या फिर भेदभाव किया जा सकता है, ये आपको बता दिया। तो इसका उद्भव ब्रिटेन से हुआ है, इसका अमेरिका से हुआ है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या दे देंगे? तो इस कंसेप्ट में जब एक बात आया था इंदिरा साहनीवाद में, इंदिरा साहनीवाद केस में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो कंसेप्ट है ये संविधान की मूल विशेषता को बताता है तथा लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। तो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक। मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यही जो सवाल था उसको हमने प्रिंटेड इसमें मैटर में दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। उत्तर देखिए, अनुच्छेद 14 राज्य को अधिदेशित करता है कि वह भारतीय क्षेत्र के भारत के किसी भी भीतर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का हो या फिर वो विदेशी हो, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा देखिए, विधि के समक्ष समता, इसका तात्पर्य है राज्य क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों की समता है। कुछ हद तक नकारात्मक संकल्पना है, ये आपको मैंने बता देता। इस संकल्पना की जो उत्पत्ति है विधि के शासन ब्रिटिश कॉमन लॉ के द्वारा की गई है। इसका अनुप्रयोग राज्य में कुछ कर्तव्यों को अधिरोपित करता है, जैसे राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये आपको बता दिया। राज्य सुनिश्चित करता है कि साधारण विधि न्यायालयों के द्वारा साधारण विधि के तहत सभी के साथ व्यवहार समान किया जाए। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, विधियों का समान संरक्षण, इसका तात्पर्य समानों के मध्य समान विधि होगी, इसे समान रूप से प्रशासित किया जाएगा, ये हो गया, ठीक है। राज्य विधि द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों को और अध्यारोपित दायित्वों को दोनों में समान परिस्थितियों में व्यवहार की समानता सुनिश्चित करेगा, ये आप पढ़ लेना। ये सब आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद निष्कर्ष आ गया ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आज से आपको क्या करना है, जब आप आंसर लिखेंगे, और एक 50 शब्द का और क्वेश्चन है, वो आप खुद लिख के मुझे दिखाना। टोटल 25 मार्क्स का आपका बनेगा। ये आज का आपका जो 3 क्वेश्चन है, टोटल 25 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको एक दूसरी बुकलेट दी जाएगी जिसमें लिखा हुआ कोड नंबर, तो प्रत्येक बच्चे को उसका कोड नंबर मिल चुका है।
तो जो कोड है वो आप यहाँ पे, इसमें 4 डिजिट है, जैसे जिसका मान लीजिए 001 है या 002 है, तो वहाँ पे यहाँ पर आप कोड लिखना। और जो पीडीएफ है, जब आप पीडीएफ बनाएंगे उसका पीडीएफ का नंबर भी यहाँ पे लिख देना। जब आप पीडीएफ में आप उसका पीडीएफ का नाम लिखेंगे, रीनेम करेंगे, तो उसमें आप लिख देना कोड नंबर जो भी आपका होगा। और कोड नंबर हमने आपको मोबाइल के अनुसार दे दिया है, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। तो उसको आप लिख के इसको सबमिट कीजिए। अब इसको सबमिट आप रात के 12 बजे तक कर सकते हैं इस आंसर को। और हम कोशिश करेंगे कि कल और अगले दिन ही इसके जितने भी एक रैंक के हिसाब से कोड, यहाँ पर हम लिखेंगे कोड और यहाँ पर लिखेंगे हम उसके मार्क्स, तो वो आपको लिस्ट दे दिया करें। और साथ ही साथ में जो कॉपी है इसकी हम कल इसको चेक करके दे देंगे। सभी बच्चे अच्छे लिख रहे हैं। देखिए अभी शुरुआत है, तो शुरुआत के हिसाब से तो आप बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। और जो अभी नहीं लिख रहे हैं तो भाई देखिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने ठान लिया है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो आज नहीं तो कल तो लिखना ही पड़ेगा। और बिना लिखने से ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए इस बात को। और अच्छे से लिखते रहिए। बाकी मार्क्स पर ध्यान मत दीजिए और मार्क्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। हालांकि सभी बच्चे अच्छा लिख रहे हैं, इसी तरह लिखते रहिए। और रात के 12 बजे तक आप इस क्वेश्चन को लिखकर दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।